सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि वित्त मंत्री चिदंबरम ने जो आज वोट एंड अकाउंट के बहाने एक भाषण दिया है, क्या उसको चुनावी भाषण कहा जाए? क्या ये माना जाए कि ग्रोथ और रिकवरी की तरफ कुछ शुरुआत हो गई है? कितनी क्रेडिबल है उनकी बातचीत और कितने क्रेडिबल है उनके आंकड़े जो वो दे रहे हैं, जिसको लेकर के सारे एक्सपर्ट्स और कॉर्पोरेट इंडिया के जो लोग हैं उनको थोड़ी आशंका है। सलमान भाई, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले चूंकि चर्चा की थी यहां पर हम लोगों ने मुंजाल साहब से कि जिस तरह का उनके क्षेत्र में तो अच्छा हो गया, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी इकोनॉमी के मामले में आपको लगता है कि कुछ और बूस्टर डोज वो दे सकते थे जो चिदंबरम साहब ने नहीं दिया है? पूरी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता था मुंजाल साहब? वोट ऑन अकाउंट के अंदर नॉर्मली पॉलिसी स्टेटमेंट्स या फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं की जाती, इसलिए इन्होंने भी शायद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया केवल 2 या 3 एरियाज में, जो कि टैक्स के ऊपर जो 10 पॉइंट इन्होंने बताए हैं एजेंडा के, वो सारे यूजफुल फॉरवर्ड लुकिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी ये तो केवल जो सरकार इलेक्शन के बाद आएगी, वो चलाएगी, अपनी पॉलिसी बनाएगी, केवल वही बता पाएंगे। इसलिए उसका इम्पैक्ट लिमिटेड ही है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को रिवाइज टारगेट के अंदर कंटेन किया है। सब्सिडीज को ठीक तरह मैनेज किया गया है, लेकिन कुछ सब्सिडीज अगले साल के अंदर शिफ्ट हो गई हैं, तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट बजट पर आएगा। बिल्कुल सलमान भाई, ये जो रोल ओवर हुआ है सब्सिडी का, ये है 35,000 करोड़ रुपए, और जो 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा प्लान एक्सपेंडिचर में नहीं कर पाए, वो सेविंग बता रहे हैं वित्त मंत्री जी। इस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट का ये आंकड़ा अचीव किया गया है, जिसको लेकर के लोगों को बड़ा भारी ऐतराज है कि एक तरीके की ये विंडो ड्रेसिंग है। मैं उसके आगे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि ये चुनावी भाषण क्यों नहीं था? क्योंकि जिस बात की क्रेडिट आप राहुल गांधी को दे रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की, ये बात नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी की सभा में उठाई थी। कुछ ही दिन पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट लोन के लिए एक और सब्सिडी दे दी गई है। इसी प्रकार से माइनॉरिटीज को एक अलग बोरोवर सेगमेंट मान करके उनको और लोन देने के लिए कहा जा रहा है। तो कहां है फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच? ये तो रिग्रेसिव बातें हुई। देखिए संजय जी, पहली बात मैं माफी मांगना चाहता हूं। मैंने शायद कोई स्पीकर थे, मैंने बोल दिया कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। स्ट्रांग लैंग्वेज हो जाती है कभी जोश में, कोई नहीं। तो लेकिन मैं ये कह रहा था, वो फैक्ट्स थोड़े मिसरिप्रेजेंट हो रहे थे। बात यह है कि अर्नस्ट एंड यंग ने एक एनुअल सर्वे में नवंबर में ही निकला, कहा कि हिंदुस्तान जो है टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, हिंदुस्तान। दूसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट रेशियोज हिंदुस्तान में पिछले 10 साल से चल रहे हैं, वो भी 30% से ऊपर चल रहे हैं। तीसरी बात, जो हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, जो एफडीआई आ रहा है, पिछले 9 साल में जो एफडीआई आया, वो 94% ऑफ ऑल एफडीआई दैट इंडिया हैज एवर रिसीव्ड। चौथी बात, जो आप ये कह रहे थे, जो भाई बाकी जगहों पे रिकवरी है, लेकिन देखिए रिकवरी बहुत स्लो है। यूरोप में तो रिसेशन पिछले 6 साल में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूरोप वाज इन रिसेशन। अमेरिका इज नॉट गोइंग टू रीच इट्स आउटपुट पोटेंशियल टिल 2017। जापान में देखिए क्या हुआ, जापान तो अभी भी स्लो चल रहा है। हर जगह प्रॉब्लम है, हमारे यहां भी प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहता कि आप यूपीए की तारीफ कीजिए, यूपीए में भी बड़ी प्रॉब्लम्स रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन हमने भी कुछ काम किए हैं। ऐसा मत कहिए कि हम थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। हमने भी तो मेहनत की है इस मुल्क के लिए। तो ऐसा ना हो कि आप नैरेटिव ऐसा बनाएं कि भाई इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया है। हमने भी कुछ काम किया, उसका भी थोड़ा आप बताया कीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो थी वो प्रॉब्लम है, रही है, लेकिन आप इन्फ्लेशन इज बिल्कुल इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए यूनिट तो दो जो एफडीआई, लेकिन एक राहुल जी पर भी मैं आता हूं। देखिए राहुल जी, हाँ, राहुल जी का भी मैं बताता हूं आपको, जो आपने 1 रैंक 1 पेंशन, इस पे क्रिटिसिज्म आया। ये तो पहली बात है, खुदा का शुक्र है कि आज को ये ज्यादा नहीं कह रहा कि आपने पॉपुलिस्ट बहुत बजट बना दिया, तो वो तो हमने शुक्र है खुदा के, लोग कुछ एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन जो ये OROP 1 रैंक 1 पेंशन की बात है, मुझे ये बताइए, अगर हमने डिफेंस पर्सनल के लिए चलिए किया, अब आप कहते हैं ये तो आपने इलेक्शन टाइम में किया। मैं ये पूछना चाहता हूं ऑपोजिशन पार्टी से, जो लोग बड़े परेशान हो गए इससे, कि भाई जब आपका मौका था आपने क्यों नहीं किया? अगर आपको उतना ही दर्द है, अब अगर हो गया तो क्यों आप इस पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं? अब तो हो गया, इनको तो अब खुश रहने दीजिए।
जी। क्यों ऐसी बात करते हैं कि भाई आप इसमें पॉलिटिक्स, हर किसी चीज में पॉलिटिक्स है? फिर ठीक है, अगर ये करते हम कहते नहीं, आपका पॉइंट ये है कि ये मुद्दा, अगर इनको मौका मिला था ये एनडीए के टाइम में कर देते, और आपको भी मौका मिला, आपको याद दिला दिया मोदी जी ने, हालांकि आप लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने याद दिलाया, चलिए कर दिया, अच्छी बात है, इससे हमको तो बिल्कुल कोई एतराज नहीं। आइए एक बार इस चर्चा को थोड़ा सा और मैक्रो फोकस में लाने के लिए हम रशेष भाई के पास चलेंगे। रशेष भाई, आप कुछ और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि मुझे दो जगह बड़ी फिक्र है। एक तो कुछ एजम्पशन है जो गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ वैसा डिलीवर नहीं होगा तो वैसा रेवेन्यू कहां आएगा, रेवेन्यू टारगेट से पीछे पहले भी था, और इन्फ्लेशन का खतरा वैसा बना हुआ है। तो जो दो बड़ी तसल्लियां हमको चाहिए थी वो हमको इस भाषण से मिलती भी नहीं दिखती हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं या आपकी कुछ और राय है? या एक्चुअली अगर जो अगले साल का एस्टिमेट है 4.1 का, ये काफ़ी एनालिस्ट का मानना है, इन्वेस्टर्स का मानना है कि ये शायद अग्रेसिव है। गवर्नमेंट की जो अजम्पशंस है रेवेन्यू की वो काफ़ी अग्रेसिव है। 18% 19% ग्रोथ के लिए हमारा मानना है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 6 से 7 के बीच में आना चाहिए। वो आएगा नहीं शायद, क्योंकि अभी भी स्लो डाउन तो अभी भी जारी है। जो ऑप्टिमिस्टिक भी एस्टिमेट है वो 5 या 5.5% जीडीपी के ग्रोथ के एस्टिमेट है। तो इसमें गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू रिसीट्स है ये शायद 11, 12, 13% रेंज में रहेंगे। तो काफ़ी शॉर्टफॉल तो हो सकती है उसमें। तो ये 4.1 जो है उसमें इन्वेस्टर्स का काफ़ी क्वेश्चन है। और जो और एक आइटम है जो उन्होंने 11,000 करोड़ ये जो बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए एलोकेशन किया है वो काफ़ी कम है। काफ़ी लोगों का मानना है, हमारा मानना है कि बैंक्स को बिटवीन 50 to 60,000 करोड़ की रिकैपिटलाइजेशन की एलोकेशन होनी है। तो इसकी वजह से जो बैंक के एनपीए प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाएगा। बैंक के पास कैपिटल नहीं है तो उसका भी जीडीपी पे असर आएगा। तो ये सब मिला के जीडीपी ग्रोथ रेट और गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट काफ़ी अग्रेसिव है। ये शायद हार्ड होगी आने के लिए। जी बिल्कुल, ये आपने अपनी राय रखी। अब इसके पहले कि हम लोग बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक छोटा सा सवाल लेकर के राठी साहब के पास फिर आना चाहूंगा। राठी साहब, मैंने अभी एक सवाल उठाया, कॉर्पोरेट इंडिया ऐसे मामलों पर अपनी राय तो बड़ी साफ रखता है कि एक अच्छी बात है कि इस बार पॉपुलिज्म का वैसा दौर नहीं देखा, वरना हो सकता था कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते चुनाव के पहले जो फिस्कली थोड़ी सी प्रूडेंट ना होती। लेकिन बोरोवर को एक आर्थिक लॉजिक पर पहचाना जाए या आइडेंटिटी की लॉजिक पर पहचाना जाए, क्या सब्सिडी को यूं पोस्टपोन कर दिया जाए, क्या 1 रैंक 1 पेंशन इस तरीके से कर दिया जाए, ये सब ठीक ठाक चीजें लगती हैं आपको? देखिए, इसके पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, मैं सलमान साहब को ये बताना चाहूंगा कि मेरी कोई पॉलिटिकल एफिनिटी नहीं है। बिल्कुल। आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। जी, आई हैव प्रिविलेज ऑफ नोइंग हिम ऑल्सो। और हमारा ये कहना नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, हमारा तो ये कहना है कि और क्या किया जा सकता है, क्योंकि आज अपनी कंट्री की है उसमें काफ़ी गरीबी है, काफ़ी मुद्दे हैं जो कांग्रेस खुद उठाती रहती है। तो उनको अचीव करने के लिए और ज़्यादा क्या किया जा सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना, मेरा एटलीस्ट ये कहना कतई नहीं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। गवर्नमेंट चल रही है, 10 साल में उन्नति हुई है, देश की मतलब फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी अट्रैक्ट हुए, इन सब चीज़ों से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आर वी फायरिंग ऑन ऑल द सिलेंडर्स टू पुश द ग्रोथ विच इज़ नीड ऑफ द आवर। दैट इज़ माई ओनली क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए जो आपका पहला सवाल ये था कि बोरोवर का क्लासिफिकेशन कैसे होना चाहिए, मैंने समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय है। मेरे हिसाब से सारे क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए। गरीब गरीब है, पैसे वाला है, दीज आर द क्लासिफिकेशंस। अब इसमें किसकी क्या कम्युनिटी है, क्या है, मेरी पर्सनल नज़र में ये मायने नहीं रखते हैं। तो इसलिए जब आप बोरोवर को क्लासीफाई ऐसे होना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं है, ये इंडिया की ग्रोथ में बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट है, ये लेबर, ये एम्प्लॉयमेंट काफ़ी प्रोवाइड करता है, तो इसको एक कैटेगरी करूँगा। मिड साइज कंपनीज है, उनकी ग्रोथ के दूसरे मेट्रिक्स को अलग से, इंडिविजुअल है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, तो मैं इस तरह के डिवीजन से शायद तो क्या मैं पक्का कहूँगा कि इससे जो कैपिटल अवेलेबल है बैंकों के पास में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर अपन ऐसा क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये इसको चला जाएगी, इससे मतलब बैंकों की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। और
अल्टीमेटली इससे फंड की कॉस्ट बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ पीछे जाएगी। जो अपने पास लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल है बैंकों के पास में है, उसका रेशनल यूटिलाइजेशन हर सेगमेंट को आगे करने में होना चाहिए। उसका सही क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके दूसरे सवाल थे ये कि डिफेंस, मैं एक डिफेंस का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपकी डिफेंस स्टॉक नहीं है तो कोई मायने नहीं रखती है। बिल्कुल, वी हैव टू डिफेंस आवर नेशन। और अपने जो ये फौजी भाई हैं या जो इनके लिए जो अभी ठीक है, व्हेनेवर यू डू हम तो खुश हैं, अच्छी चीज है, अच्छा काम करें, अच्छी चीज है, हम तो इसके समर्थन में। और तीसरा आपका काम था सब्सिडी का। देखिए सब्सिडी जो एसेंशियल सब्सिडीज है वो देनी चाहिए। जो डाउन ट्रोडन है, जो गरीब है, एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सिस्टम इज द करेक्ट थिंग। कैन वी डिलीवर द सेम 40% लेस सब्सिडी एंड अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव? बिल्कुल तो सर, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। मैं आशा रखता हूं कि जो सरकार है, और हम ये चाहते हैं कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट सेंटर में आए ताकि वो स्ट्रांग पॉलिसी डिसीजन ले सके और इस तरह की इकोनॉमी लाए कि चलिए मैं 60% में 100 रुपए का काम करूंगा। बिल्कुल। आइए चर्चा हम जारी रखेंगे। अभी मेरे लिए एक मजबूरी है कि छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद सारे मेहमानों के साथ बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय हमारे पास। छोटा सा ब्रेक।